हाँ, तो मेरे दसम के इंटेलिजेंट भैया बहन, अब मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 2 आयकर का प्रश्न पहला जो है सीजी बोर्ड वार्षिक 2019 में आया हुआ प्रश्न है। 2019 वार्षिक सीजी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए सवाल कैसे बनेगा। सवाल बनाने से पहले आप लोग जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आसानी से सवाल समझ में आएगा और बन भी जाएगा। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पहला है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर की दरें यहाँ पर दिया गया है। पहला है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 0%। दूसरा रैंक है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 10%। तीसरा है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20%। शिक्षा उपकर 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1%, मतलब सब मिलाकर 3% शिक्षा उपकर निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि सवाल कैसे बनता है। हल, आयकर। ठीक है, प्रश्न पहला का हल दिया है। शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपये। ठीक है, वृद्धा आश्रम में दान की गई राशि 12,000 रुपये का 50%, मतलब इसका आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,000 गुणित 50/100। एक शून्य यहाँ से कट जाएगा, एक शून्य यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और 5 से गुना हो जाएगा तो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 गुनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5, 6। ठीक है, 6,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री राहत कोष। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की गई राशि 20,000 रुपये। कर मुक्त है। ये क्या है? सब कर मुक्त है। तो कर मुक्त कुल राशि, कर मुक्त कुल राशि 20,000 धन 6,000 बराबर 26,000 रुपये। तो 26,000 रुपये जो है कर मुक्त राशि है। तो शेष आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 4 लाख
कुल जो वार्षिक आय है उसमें 4,10,000 है, उसमें ये 26,000 घट जाएगा और हमको प्राप्त होगा 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 रुपये ये जो है शेष आय है। अब है पहला है सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह, ये कर में छूट है। ठीक है, ये कर में छूट निकाल रहे हैं। पहला है सामान्य भविष्य निधि जो खाता है उसमें प्रति माह ये मतलब 4,000 रुपये जमा करता है प्रति माह, इसलिए 4,000 गुणित 12 बराबर ये हो जाएगा 12 चौक 48,000 रुपये हो जाएगा। 12 से गुना इसलिए किए हैं, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये ठीक है जमा करता है और एक वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हमने उसको 12 से गुना किए हैं। ठीक है, 12 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि वह प्रति माह है और हम साल भर का निकाल रहे हैं, इसलिए 12 से गुना किया गया है। ठीक है, दूसरा है जीवन बीमा। जीवन बीमा में जमा राशि। ठीक है, ये 24,000 रुपये है। इसको हम 1 से गुना कर रहे हैं क्योंकि वार्षिक है, एक बार जमा होता है। प्रति माह था इसलिए हमने 12 से गुना किए हैं और ये जीवन बीमा जो है एक बार जमा करता है, वार्षिक है इसलिए हम 1 से गुना कर रहे हैं। तो 1 से गुना करने पर ये हो जाएगा 24,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, ये भी एक बार जमा होता है 25,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो कुल जमा राशि, ठीक है, तो सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97,000 रुपये और यही क्या है, कर में छूट है। कुल जमा राशि कर में छूट या कुल जमा राशि, ठीक है, जिसको जोड़ दिए हैं तो हमको प्राप्त हुआ है 97,000 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अधिकतम छूट 1,00,000 रुपए तक है। ठीक है, अतः 97,000 रुपए तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई कर नहीं देना होगा। इसलिए कर योग्य आय ये हो जाएगा, ये जो हमारा राशि है ना 3,84,000 में घट जाएगा। ये 3,84,000 में ये 97,000 घट जाएगा तो हमको प्राप्त होगा 2,87,000 रुपये। ठीक है, 2,87,000 रुपये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब करते हैं आयकर की गणना। इसमें देखिए कैसा होगा। ठीक है, हमको जो रेंज दिया गया है पुस्तक में देखिए, पहला दिया है 2,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं मतलब 0%। ठीक है, दूसरा रैंक दिया हुआ है
2 लाख से 5 लाख तक 10%। ठीक है, तो ये जो हमारा अमाउंट है, कर योग्य जो आय है, वह इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो तब क्या होगा, ये जो छोटा अमाउंट है वो इसमें घट जाएगा। अगर ये राशि 5 लाख से ऊपर होता तो हम इसको इसमें घटा के 10% निकालते और जोड़ते, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो अमाउंट है इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये 2 लाख इसमें घट जाएगा। तो 2,87,000 में ये 2 लाख घट जाएगा और इसका निकालेंगे 10%, तो हमको प्राप्त होगा 87,000 का 10% निकालेंगे, ये कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा 8,700 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 0 रुपये कोई कर नहीं और यहाँ पर 87,000, 8,700 रुपये। फिर से देख लीजिए, आयकर की गणना 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, इससे 0%, और 2 लाख से 5 लाख तक 10% है, और हमारा जो अमाउंट है इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये जो 2 लाख है ये इसमें घट जाएगा, कर योग्य आय में घटा दिए। हमको प्राप्त हुआ है 87,000 प्राप्त हुआ, इसका हम निकाले हैं 10%, तो ये शून्य यहाँ से कट गया, ये शून्य यहाँ से कट गया, हमको प्राप्त हुआ है 87,100 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देय आयकर हो जाएगा 0 धन 87,100 बराबर 87,100 रुपये, ये देय आयकर है। ठीक है, जो देय आयकर है पहले में 0 रुपये, ठीक है, पहले में 0 रुपये, क्योंकि कोई कर नहीं लगता 2 लाख रुपए तक, ये 0 रुपये, 0 रुपये। ठीक है, अब दूसरे में 10% निकाले हैं, तो 10% हमको प्राप्त हुआ है 87,000 रुपये, तो दोनों जोड़ देंगे, 0 और 87, कितना हो गया, 87,000 रुपये देय आयकर है। ये देय आयकर 87,000 रुपये है। लेकिन प्रश्न में बोला है शिक्षा उपकर 2%, शिक्षा उपकर 2%, तो 87,100 का निकालेंगे 2%। ठीक है, 2% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 87,100 गुणित 2/100, 2 शून्य कट जाएगा, 87 को 2 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 174 रुपये। ठीक है, ये शिक्षा उपकर 2%। अब उसके बाद दिया है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, ये 1% है, तो 87,100 का 1% या 87,100 गुणित 1/100, 2 शून्य कट जाएगा और ये हमको प्राप्त होगा 87। ठीक है, और दूसरा प्राप्त होता उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर, प्राप्त हुआ था 87 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है, और इसमें जो तो इसको हम जोड़ेंगे 174 87 को, तो हमको 261 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, अब है कुल देय आयकर निकालेंगे, तो हमने आयकर निकाले थे 87,100 रुपये। ठीक है, 87,100 रुपये, और इसमें शिक्षा उपकर जुड़ रहा है, प्राथमिक और माध्यमिक उच्च मिला के 261 रुपये, सब मिला के हो जाएगा 8,961 रुपये।